नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कुछ दिन पहले हमने आपको एक बात कही थी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय अब एक शपथ ले चुका है। बल्कि अगर आप सीधे कहें कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक शपथ ले ली है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने शपथ ले लिया है, आइदर माई वे और हाईवे, आपको हमारे रास्ते पर आना पड़ेगा और किसी भी सूरत में देश की सुरक्षा से अब कोई समझौता हम नहीं करेंगे। और इसके लिए उन्होंने 15 दिन सीमावर्ती राज्यों में बिताए और बॉर्डर के इलाकों पर रात बिताई। खुद जाकर के ये जानने की कोशिश की कि कहां क्या चल रहा है, क्या करने की आवश्यकता है, कैसे इसको और दुरुस्त किया जा सकता है, अपनी सीमाओं को चाक चौबंद किया जा सकता है। और इस रेफरेंस में तभी मैं बार बार आपको कह रहा था कि पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ एक चुनाव भर नहीं है, उसे सिर्फ एक चुनाव के नजरिए से मत देखिए। पश्चिम बंगाल का चुनाव नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू है। अब सत्ता हस्तांतरण हुआ, लेकिन 49 साल से जिनके हाथों में सत्ता थी उन्होंने ऐसा बीज बो दिया है वो बीज अब पेड़ बन चुका है, वो जड़ पकड़ चुका है। इसलिए अब कोई रास्ता नहीं है उस जड़ को खत्म किए बगैर। और इसलिए पूरे चुनाव के दौरान आप हैरान होंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी काम कर रही थी पूरे चुनाव के दौरान। वरना नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की आवश्यकता क्या है? रॉ के एजेंट काम कर रहे थे, इसकी आवश्यकता क्या है? स्टेट इंटेलिजेंस तो काम कर ही रहा था, लेकिन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के नुमाइंदे वहां पर हों अलग अलग वेश में और चुनावी गतिविधियों पर नजर रखे, इसकी आवश्यकता क्या थी? आज वो बात खुल करके सामने आ रही है, जिसको हमारा लुटियन गैंग लगातार कह रहा है इलेक्शन में रिगिंग हो गया और 3 लाख फोर्स लगा करके आपने चुनाव को रिग किया। अगर चुनाव को 3 लाख फोर्स लगा करके रिग किया होता तो 2 करोड़ 60 लाख मतदान टीएमसी को नहीं होता। 2 करोड़ 60 लाख और 2 करोड़ 90 लाख भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो ये रिगिंग वाली जो थ्योरी थी खान मार्केट की, वो खत्म हो गई, उसका कोई मतलब नहीं है। ये अगर इस तरह से रिग होता तो एंटायर 2 करोड़ क्या फिर 1 करोड़ भी वोट नहीं आता तृणमूल कांग्रेस को। लेकिन तृणमूल कांग्रेस को वोट आए, 2 करोड़ 60 लाख वोट आए, 30 लाख का फर्क रहा। फिर भी लोगों के मन में इतना गुस्सा था कि वो परिवर्तन चाहते थे लोग वहां की, और परिवर्तन हुआ। और लगातार हम आपको रिपोर्ट बतला रहे थे, दिखला रहे थे कि एनआईए की टीम वहां मौजूद है, एनआईए की टीम मौजूद है। एनआईए की टीम सिर्फ पश्चिम बंगाल में मौजूद नहीं है, एनआईए की टीम पूरे उत्तर पूर्वी भारत में एक्टिव है। और इसके तार पश्चिम से जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र और गुजरात से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए अभी गृह मंत्री गुजरात में कैंप किया, राजस्थान में कैंप किया, आसाम में कैंप किया, त्रिपुरा में कैंप किया और पश्चिम बंगाल में कैंप किया। अरुणाचल में चाक चौबंद व्यवस्था इन्होंने पहले से ही कर रखी है। तो वो सभी बॉर्डर स्टेट में खुद रात बिताया गृह मंत्री अमित शाह ने। अब बहुत सारे लोग आलोचना करते रहे, गृह मंत्री को तड़ीपार कहते रहे, मिस्टर एक्सटॉर्शनिस्ट कहें, मर्डरर कहें, जो मर्जी आता है आप कहिए। तृणमूल कांग्रेस की नेत्री कहती हैं, बहुत सारे नेता कहते हैं, और देश भर के नेता इस तरह के उपमा अलंकरण से अमित शाह जी को नवाजते रहते हैं। तो कोई बात नहीं है, आपको पूरा हक है, आप कहिए, जनतंत्र है। किसी पर कोई आक्षेप, किसी का कोई नामकरण करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आपको करना चाहिए। लेकिन ये एक बात ऐसी है जिसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, और वो मैं अब आपको देने जा रहा हूं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जबरदस्त कार्रवाई की है आसाम और पश्चिम बंगाल दोनों में। 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट
दायर किया है। 11 लोग। अब ये 11 लोग कौन है? गिनती में 11 लोग नहीं हैं। ये 11 लोग कर क्या रहे थे और इनका रिश्ता आईएसआई और सीआईए से कैसे है? अब सुनते जाइए ये कहानी। बांग्लादेश का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में प्रतिबंधित है। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जेएमबी। ये जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश भारत में खासतौर से आसाम और पश्चिम बंगाल में प्रोएक्टिव है। अब इनको यहां से खाद पानी मिल रहा था। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के जो आउटफिट है, ये अपना पूरा टेंटिकल्स आसाम में और पश्चिम बंगाल में फैला चुका था। अब उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिसे कि अभी अभी जो एनआईए ने जो फाइल किया है उसमें से व्यक्ति का नाम है इमाम महमुद्दर काफिला, IMK। नहीं, ये व्यक्ति नहीं, ये संगठन है। इमाम महमूदर काफिला इसका इंडियन आउटफिट है। Investigations has revealed the active involvement of the accused in the conspiracy of Imam Mahmud Kafila, IMK, a branch of the JMB. इमाम महमूदर काफिला जो कि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का एक ब्रांच है जो भारत में ऑपरेट करता है। अब इसके बारे में जो एनआईए है, ये प्रिवेंशन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है, यूएपीए जिसको आप कहते हैं, जो कि अब नए में बीएनएस के माध्यम से 1960 एक्ट 67 हो गया है, उसके अधीन गुवाहाटी में ये चार्जशीट दायर किया है। अब इनका काम क्या था? उसमें 11 लोग प्रोमिनेंट हैं जिसका कनेक्शन आसाम से था और पश्चिम बंगाल से था। और ये 11 लोग कर क्या रहे थे? चुनाव के दौरान इनको जो जिम्मेदारी मिली थी, चुनाव के दौरान मदरसों से होते हुए, मस्जिद से होते हुए जो मुस्लिम बहुल इलाका है उसको रेडिकलाइज करना है। रेडिकलाइज करने के लिए क्या है? डॉक्यूमेंट्स, पुस्तकें, ऐसे लिखित दस्तावेज उनको मुहैया कराने हैं जिससे कि उनको रेडिकलाइज किया जाए, उनको कट्टर बनाया जा सके, मतलब भारत के खिलाफ किया जा सके। इस्लाम के समर्थन में उसको नैरेटिव तैयार करने की पूरी योजना बनाई गई। और ये एक दिन से नहीं हो रहा है मित्रों। और इसीलिए पूरे इलाके में, चाहे जो पूर्वांचल का इलाका है बिहार का, जिसको आप पश्चिमांचल कहते हैं, पश्चिमांचल सीमांचल कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल से भी लगता है और नेपाल से भी लगता है और बिहार में है। बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है, और उधर मुर्शिदाबाद है, मालदा है, इन सारे, और फिर उधर आप आसाम घुस जाइए, आसाम में कूच बिहार तक चले जाइए, डिब्रूगढ़ तक चले जाइए, आसाम में गुवाहाटी तो समझिए सेंटर है, कोकराझार चले जाइए, डिब्रूगढ़ चले जाइए, कूच बिहार चले जाइए, गुवाहाटी चले जाइए। और पश्चिम बंगाल में साउथ मिदनापुर कहा जा रहा है, साउथ मिदनापुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सारे जो इलाके हैं ये इनके प्रभाव क्षेत्र में हैं। और फिर उनका एक इलाका झारखंड से भी लग रहा है। झारखंड के भी कई डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें साहबगंज है, दुमका है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में भी जबरदस्त डेमोग्राफिक परिवर्तन हुए हैं पिछले 10-15 वर्षों में। झारखंड की तो ये स्थिति हो गई है मित्रों कि वहां कम से कम 10 से 12% जो आदिवासी हैं वो उनका कन्वर्जन हो चुका है। क्योंकि ये जो घुसपैठिए थे, अब ये पश्चिम बंगाल के मुस्लिम नहीं है, ये आसाम के मुस्लिम नहीं है, ये घुसपैठिए बांग्लादेश से आए, नेपाल के रास्ते आए, कुछ बांग्लादेश के रास्ते आए, और फिर बिहार के पूर्वांचल, वो जो सीमांचल का इलाका है उसमें अपनी जगह बनाई, और
फिर थोड़ा इलाका जो झारखंड से मिल रहा है, जो ट्राइबल इलाका है, उसमें उन्होंने अपनी दस्तक दी। वहां के ट्राइबल लड़कियों के साथ शादी विवाह करके उनके दामाद बन गए और फिर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। बड़ी तेजी से 10% डेमोग्राफिक का परिवर्तन है। जो आदिवासी आबादी थी वो मुस्लिम आबादी हो गई, और ये एक दिन का खेल नहीं है। इसीलिए एनआईए की जो ये सफलता है, ये छोटी सफलता नहीं है। इसका फिलर इलेक्शन के दौरान भी मिल गया था, इलेक्शन के पहले भी मिल गया था। लेकिन जब इलेक्शन के दौरान गृह मंत्री का दौरा लगा आसाम का और पश्चिम बंगाल का, तो वहां जो उनको फीडबैक आने शुरू हुए, उनको लग गया कि ये चुनाव आखिर में ये लोग जीतते कैसे हैं, जीतने की का खेल क्या है। तो पहले तो ये फर्जी वोटर लिस्ट ये बनवाते हैं। अभी 1 करोड़ फर्जी वोटर का नाम कटा पश्चिम बंगाल में, 90 लाख के आसपास, और 37 लाख और 27 लाख अभी विथहेल्ड है, जिसमें से कुछ हजार को अनुमति दे दी गई है, जिस पर ये लोग बवाल कर रहे हैं, खान मार्केट गैंग, कि 27 लाख वोट को आपने जो है अलग कर दिया। अगर वो उनको वोटिंग करने के लिए दिया जाता तो हम जीत गए होते, मतलब 27 के 27 लाख इनको मिल गया होता। तो एक तो इन्होंने फर्जी वोटर बना लिया, उनको सिस्टम में ले आए, उनका बदाबता वोटर आईडी कार्ड बन गया, वो वहां के नागरिक हो गए, और फिर वो धीरे धीरे इनके नैरेटिव से और फिर एक्सपेंशन शुरू हुआ। 27% पॉपुलेशन है अभी भी पश्चिम बंगाल में, मुस्लिम आबादी है 27%। अब बंगाली मुसलमान, अभी भी कहा जा रहा है कि बंगाली मुसलमान तो 90% है, 10% अभी भी बाहर से आए। लेकिन वो जो 10% है, वो सारे आंकड़े को आप समझिए कि बदलने की कैपेसिटी में है। वो इन्फ्लुएंसर हो चुका है, वो प्रभाव अपना बढ़ा रहा है, जिसकी दखल राजनीति में सीधे हो रही है। और इसलिए संदेश खाली में शाहजहां शेख खुलेआम सड़क पर आके कहता था कि हाँ, हम बांग्लादेशी हैं और हम जो कहेंगे, हम जो करेंगे वही करना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि वो 10% की तादाद उनके पीछे खड़ी थी। ये जो 1 करोड़ वोटर घटे हैं, उसमें कितने बांग्लादेशी हैं, कितने घुसपैठिए हैं, कहना मुश्किल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका पलायन वहां पर हो गया है, मौत हो गई है। ये सब भी विषय था एसआईआर का। लेकिन अगर शाहजहां शेख संदेश खाली में इतनी हिमाकत कर रहा था कि सरेआम भारत की जमीन पर, भारत की मिट्टी पर वो कह रहा था कि हाँ, मैं बांग्लादेशी हूं और जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। शादी के पहले लड़कियों को उनके पास जाना पड़ेगा, ये खेल चल रहा था संदेश खाली में। और ये एक दिन की कहानी नहीं है, और पिछले 15 साल की भी कहानी नहीं है। ये पिछले 49 वर्ष की कहानी है, पिछले 50 वर्ष की कहानी है। पहले कम्युनिस्टों ने किया और फिर उसके बाद ममता बनर्जी ने उसी को आगे बढ़ाया, क्योंकि वो पूरा सिंडिकेट जो कम्युनिस्टों के साथ था, वो पूरा का पूरा सिंडिकेट ममता बनर्जी के साथ आ गया। और जो खेल वो कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के कर रहा था, सेकुलरिज्म के नाम पर, सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर, वो खेल वो सीधा का सीधा ममता बनर्जी के साथ खेलना शुरू कर दिया। और ये जो बांग्लादेशी संगठन है, ये बांग्लादेशी संगठन अपना संगठन भारत में तैयार करता रहा। मैं बार बार नाम भूल जाता हूं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये संगठन है कौन। भारत में जो काम कर रहा था, वो बांग्लादेश का संगठन है, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश। और उसका जो भारतीय काउंटर एलिमेंट था, आप कह सकते हैं, जो इमाम महमूदर कफिला IMK, ये उसका सिस्टर कंसर्न था जो कि भारत में ऑपरेट कर रहा था। अब इस तरह से अभी तो NIA ने 11 लोगों को एक प्रकार से गिरफ्तार किया है, 11 लोगों की पूछताछ की है। उसकी निशानदेही पे मदरसा हो, अलग कोई जो लोकल वहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, इन सब में जो गतिविधि उनकी चल रही थी, जमीन हड़पने की गतिविधि थी, शादी करने की गतिविधि थी, कन्वर्जन की गतिविधि थी। एक तो कन्वर्ट करो, हिंदू आबादी को कन्वर्ट करो, उसके बाद उसको रेडिकलाइज करो, उसको अपने धर्म के बारे में बताओ, और हिंदू धर्म के बारे में मूर्ति पूजक हो तुम, उसको काफिर बताओ। ये सब का पूरा खेल चल रहा था। तो एक तरफ से उसे न सिर्फ खाली हथियार के बल पर कन्वर्जन हो रहा था, डरा करके धमका करके कन्वर्जन हो रहा था, पैसे भी देना पड़ता था तो पैसे भी देता था, वो सारे नकली नोट का कारोबार चल रहा था।
इतने दिनों से 50 वर्षों से लगातार ये खेल जारी है मित्रों। मतलब आप समझ लीजिए कि 1971 में 70 में, अब तो 50 वर्ष होने जा रहे हैं, 50 वर्ष से ऊपर हो गया है, 56 वर्ष। मतलब बांग्लादेश के पुनर्गठन के बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, हार गया, फिर भी पाकिस्तान चेता नहीं। 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, उसका बदला वो दूसरे तरीके से ले रहा था। और इसीलिए वहां के सिपहसालार कहते थे कि भारत को 1000 जख्म देंगे, हम डायरेक्ट तो युद्ध लड़ नहीं सकते उनसे, तो हम जो छद्म युद्ध करेंगे उनके साथ, प्रॉक्सी वॉर करेंगे, और कहीं पर बम फोड़ेंगे, कहीं पर बलवा करवाएंगे, कहीं हिंदू मुसलमान का नाटक करवाएंगे, लड़ाई करवाएंगे, कहीं फोर्स कन्वर्जन करवाएंगे, कहीं रेडिकलाइज करवाएंगे, हम आबादी को तैयार करेंगे। तो कई मिशन पे ये जो मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश का, ये काम कर रहा था, और भारत में बजाबता उनका एक सिस्टम कंसर्न बन करके इन सारी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। और ये सब पहले से भी जानकारी थी होम मिनिस्ट्री को, लेकिन इलेक्शन के दौरान होम मिनिस्ट्री को और पुख्ता सबूत मिलने लगे। याद कीजिए आप कि मुर्शिदाबाद में ही जब 5 लॉ ऑफिसर को घेर लिया हजारों की भीड़ में, और उसके बाद वो हजारों की भीड़ यूं ही नहीं आ गई, हजारों की भीड़ को रेडिकलाइज किया गया था, उसको पकड़ा गया, उसको बोला गया था कि इसको पकड़ो, इसको मारो। 2:30 बजे रात तक चीफ जस्टिस जो है वो जगे रहे थे। ये सब मैं आपको बता चुका हूं कई बार, लेकिन फिर मैं रेफरेंस में आपको बता रहा हूं। तो ये सब जो कहानी चल रही थी एसआईआर की गतिविधि को रोकने की, ये पूरी तैयारी थी जो बांग्लादेश सीमा के पार से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था कि किसी भी कीमत पर एसआईआर की गतिविधि को रोकना है। और उसके लिए जो स्थानीय नेता थे तृणमूल कांग्रेस के, उसके ऊपर दबाव था, और इसीलिए ममता बनर्जी गाउन पहन करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। हाई कोर्ट भी पहुंची और वहां बात नहीं बनी तो गाउन पहन के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब मुझे हैरानी है कि उस सुप्रीम कोर्ट में जो गाउन पहन के गई थी ममता बनर्जी के ऊपर भारत के बार काउंसिल ने क्या खत लिखा, उसका क्या जवाब आया, पता नहीं, चुप्पी सध गई है। उसमें लगता है कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ ट्रूस हो गया है। लेकिन स्वयं ममता बनर्जी एसआईआर रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए, अरे भाई एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं है, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है। आपको अगर अपने ऊपर हौसला है, ताकत है, तो आप करने दीजिए इलेक्शन कमीशन को, कोई बात नहीं। मान लीजिए कि रिग कर रहा है तो हट जाइए, रिग करने दीजिए, सब दिन के लिए रहेंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आपने रास्ता गलत चुना, और इसीलिए आपके जो भतीजे हैं वो लगातार ये बयान दे रहे थे। अब तो उनकी नपने वाली है। तो अब ये एनआईए की गिरफ्त में जो 11 लोग हैं, ये सारा राज उगलने वाला है। चार्जशीट तैयार है। तो बहुत बड़ा क्रैकडाउन है मित्रों, बहुत बड़ा क्रैकडाउन। और बांग्लादेश अब परेशान है। बांग्लादेश को संदेश पहुंच गया है भारत सरकार की तरफ से कि भैया इस ऑर्गेनाइजेशन की, ये जो मुजाहिदीन वाला ऑर्गेनाइजेशन है, इसको तुम वहां से हटाओ। और वो हमारे साथ भारत में अपना सिस्टर कंसर्न खड़ा कर लिया है, ये चलेगा नहीं। तो वो डॉसियर भी जो है सो आदान प्रदान किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले एनआईए की गिरफ्त में जो 11 लोग हैं, वो अभी राज उगलेगा कि यहां कौन कौन नेता है जो उन्हें सिस्टर कंसर्न को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे, कितने दिनों से कर रहे थे। उसमें कम्युनिस्ट भी नपेंगे, बहुत सारे कम्युनिस्ट के जो स्थानीय नेता हैं वो भी नपेंगे। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो सत्ता के साथ मिलकर के काम कर रहे थे। तो सत्ता में कौन कौन नेता है, क्या इसकी आंच अभिषेक बनर्जी तक भी जाएगी? अगर ये एनआईए ने गिरफ्तारी की है 11 लोगों की, तो ये बिना सरकारी संरक्षण के ये इतने बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता है, क्योंकि संपूर्ण तैयारी थी उनको गजबाई हिंद को लागू करवाने की पश्चिम बंगाल से। और इसीलिए पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप आसाम में चुनाव हार गया, कांग्रेस पार्टी कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि आसाम में भी वही खेल चल रहा था। लेकिन पश्चिम बंगाल में हार और जीत की चर्चा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। क्या बात थी? ऐसी क्या बात थी पश्चिम बंगाल में जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देना पड़ जाए मोदी को? कुछ तो बात होगी। कहानी वही था, रूट वही था मित्रों। भारत को 1000 जख्म देने का रूट बन गया था बांग्लादेश, क्योंकि इधर सीमाबंदी हो रही थी तो वो रूट बहुत आसान था, बांग्लादेश का रूट बहुत आसान था। और बांग्लादेश के उसी जड़ पर अमित शाह ने अब सीधा प्रहार कर दिया है, और आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं अमित शाह। उसको नेस्त नाबूद करके ही दम मारेंगे। और हमने आपको बहुत पहले कहा था
4 मई के पहले कहा था कि एनआईए पश्चिम बंगाल में और आसाम में इतनी एक्टिव क्यों है। ये ड्रग का रूट है, ये अवैध हथियार का रूट है, ये नकली नोट का रूट है, और इसके अलावा समाज को डेमोग्राफिकली बदलने का पूरा रूट है, पूरा इंतजाम किया गया है यहाँ पे। तो हर स्तर पर उनकी तैयारी चल रही है। और अब सईदा हमीद यहां पर कह रही हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान से वो नफरत करते हैं। कमाल की बात है। सीमा पार से भारत को तोड़ने के लिए, भारत में बलबा खून बहाने के लिए पूरी तैयारी हो रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, और हमीदा सईद कह रही हैं कि उनको मुसलमान से नफरत है। किसी मुसलमान से किसी को कोई नफरत नहीं है, लेकिन वो आतंकवादी, वो गिरोह जो पाकिस्तान में काम कर रहा है, बांग्लादेश में काम कर रहा है, सीआईए के इशारे पर काम कर रहा है, उससे दो दो हाथ करना तो हमारी जिम्मेदारी है। और सईदा हमीद कितनी भी चिल्लाती रहेंगी, आप चिल्लाते रहिए, खान मार्केट में बैठ करके चिल्लाते रहिए, फेसबुक सोशल मीडिया पर चिल्लाते रहिए, इंटरव्यू देते रहिए, लाइक माइंडेड जो इन्फ्लुएंसर है उनके साथ बातचीत करते रहिए, खान मार्केट में कॉफी पीजिए टर्टल में, और उसके बाद चिल्लाते रहिए कि उनको मुसलमान से नफरत है। मोदी और अमित शाह को मुसलमान से कोई नफरत नहीं है। आपको असल में चिंता हो रही है क्योंकि आपका खेल अब उजागर हो रहा है। एनआईए पकड़ रही है, 11-11 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और एक एक रास्ते पर एनआईए चौकस है, भारत की खुफिया एजेंसी चौकस है, और अब बार फेंसिंग का काम शुरू हो गया है। आप विचलित हो गए हैं, मुसलमानों से नफरत है, मुसलमानों के कान में कूड़ा भरने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को जिहादी बनाने के लिए आंदोलन करवाना चाहती हैं। ये चलेगा नहीं। आप टर्टल में खान मार्केट में बैठिए और वहां से आप ये गाना गाते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है आपकी। क्यों? हमारे पास सबूत हैं, सरकार सबूत ला करके मुहैया करा रही है। जो 11 गिरफ्तार हुए हैं, जो जिनको पकड़ा है एनआईए ने, वो सबूत के साथ होगा, वो फर्जी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए इनकी रुदाली चलती रहेगी, खानम गानम गैंग का रुदाली चलता रहेगा। अमित शाह अपने रास्ते पर है, अमित शाह रुकेंगे नहीं अब, और रुकना भी नहीं चाहिए। पूरा देश साथ में है, ये कोई हिंदू मुसलमान का खेल नहीं है। भारत को टुकड़ों में बांटने के लिए 1000 जख्म देने वालों को अब जख्मी करना पड़ेगा, और वो काम अमित शाह ने शुरू कर दिया है। साम दाम दंड भेद सब जारी रहेगा। हमीदा जी, आप रोते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।